हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सक्रिएशन। तो बच्चों, एक्सक्रिएशन जो है ये क्या होता है? एज़ यू नो कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो हम अपने बॉडी से जो है मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन है जिसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। और स्पेशल ऑर्गन क्या है बच्चों? इसके अंदर जो है किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है एंड ब्लैडर है। ये सारे ऑर्गन जो है हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने में। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे काम चलते रहता है ना। जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कुछ एनाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है। तो ये सारे मेटाबॉलिज्म जब होता है ना, तो कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है। तो इन वेस्ट को यदि हम ना निकालें बॉडी से बाहर, तो ये टॉक्सिक हो सकता है हमारे लिए, पॉइजनस हो सकता है और हमारा डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए इन टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। और रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द आवर बॉडी इज नोन एज इज एक्सक्रिएशन। ओके, एक्सक्रिएशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द होमोस्टैटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का एक होमोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यदि एक्सक्रिएशन ना हो तो हमारा जो कंडीशन है वो मेंटेन नहीं रहेगा। वेस्ट बनता तो रहेगा लेकिन वो बॉडी से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वेस्ट बने लेकिन बॉडी से बाहर आए। कुछ ऐसे ऑर्गन है जो इनके फॉर्मेशन में, स्टोरेज में एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करते हैं। इन्हें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है। ठीक है, जैसे हमारा किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे बॉडी में डिफिकेशन होता है, यानी रिमूवल ऑफ फीसेस होता है ना। तो ये एक एक्सक्रीशन नहीं है। एक्सक्रीशन में के अंदर जो है हम मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हैं। फीसेस मतलब होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को निकालना। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को हम जब बॉडी से बाहर निकालते हैं तो एक्सक्रीशन इसे हम नहीं कहेंगे, इसे हम डिफिकेशन कहेंगे। उसी तरीके से जब हम बॉडी के अंदर से कुछ गैसेस वेस्ट को भी बाहर निकालते हैं, लाइक CO2 एक तरह का वेस्ट ही हमारे बॉडी में जो बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, तो इसे भी हम एक्सक्रीशन नहीं बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। रिस्पिरेशन के थ्रू हम गैसेस वेस्ट यानी CO2 को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग, राइट। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम जरा डिटेल्स में देखते हैं। सब्सटेंस टू बी एलिमिनेटेड, तो कौन से सब्सटेंस को एलिमिनेट करना है बच्चों? जो हार्मफुल है, जो नाइट्रोजिनस है ना, यदि वो बॉडी में रहेगा तो उसे नुकसान करेगा। जैसे नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस रेगुलरली फॉर्म्ड इन आवर बॉडी और एब्जॉर्ब्ड थ्रू फूड दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड। तो ऐसे सब्सटेंस हमारे बॉडी में या तो बनते रहते हैं या फूड के थ्रू हम एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इन सब्सटेंस को एलिमिनेट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये हार्मफुल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी हमारे बॉडी में जो है वो लिबरेट होता रहता है, यानी कि जब हम ग्लूकोज को तोड़ करके, आपको याद होगा रेस्पिरेशन टॉपिक, जब हम ग्लूकोज को तोड़ करके और उससे ATP बनाते थे, तो ATP के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी देता था। बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता था। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई यूज़ है नहीं हमारे लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम रिमूव कर देते थे विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। एंड जो वाटर, कुछ थोड़ा बहुत वाटर को हम स्वेट के फॉर्म में भी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे बॉडी में बनते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो हमारे अंदर तो बेसिकली जो नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है वो यूरिया बनता है। अमोनिया तो उस एनिमल के बॉडी में बनेगा, जैसे कि जो वाटर एनिमल है उनके बॉडी में बनता है। अमोनिया तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, यदि हमारे बॉडी में बने तो किडनी डैमेज कर सकता है। ठीक है, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अमोनिया तो बेसिकली मैं बताऊंगी कि वाटर एनिमल के अंदर बनता है और कैसे रिमूव होता है। फिलहाल हम अपनी बात कर रहे हैं। तो यूरिया हमारे बॉडी के अंदर मेनली बनता है, और कैसे बनता है? प्रोड्यूस मेनली इन द लीवर, यानी जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना वो लीवर में ही बनेगा फ्रॉम द डेड प्रोटीन रिमेन ऑफ द टिश्यू एंड एक्स्ट्रा अमीनो एसिड। तो कोई भी टिश्यू जब डेड होता है और उसका जो रिमेन बच जाता है, तो कोई भी टिश्यू हो या सेल हो तो प्रोटीन का ही पार्ट होता है। और प्रोटीन किससे बनता है बच्चों? जब आप जानते हो अमीनो एसिड से बनता है, और अमीनो एसिड नाइट्रोजन से बनता है, राइट। तो जो जब भी कोई प्रोटीन टूटेगा है ना, तो उसे अमीनो एसिड निकलेगा। ओके, जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड होता है उसे हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। द लीवर ब्रेक इट डाउन टू द प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड यूरिया। तो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड यदि बच गया है, यदि है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसे हम या तो यूरिया में तोड़ेंगे या फिर ग्लूकोज बना लेंगे, लेकिन उसे हम जो है अमीनो एसिड के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो यूरिया है तो वो भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसे भी हमें वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालना होगा। ठीक है, यूरिया क्योंकि हाईली पॉइजनस होता है, और यदि बॉडी के अंदर ये रह गया, एक्यूमुलेट कर जाएगा बॉडी के अंदर, तो हमारा डेथ भी हो सकता है, राइट। अब हम देखते हैं कि
क्या क्या चीज़ें यूरिया के साथ और कौन कौन सी चीज़ों को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो एक्सेस साल्ट है ना, एक्सेस कॉमन साल्ट जो है एंड सम एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन नीड टू बी एलिमिनेटेड। तो यदि एक्सेस साल्ट आपको पता है कि यदि बॉडी में रह गया तो डैट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी, तो उसे हमें एलिमिनेट करना होगा। और एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन भी बॉडी से एलिमिनेट करना होगा। एक्सेस वाटर को तो एलिमिनेट करना ही होता है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पानी तो नहीं लेते हैं हम, उसके अलावा भी बहुत सारा पानी बेवरेज के रूप में और ऐसे भी हम पानी जो है लेते रहते हैं। तो ये तो ज़रूरी है ना, पानी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के साथ और भी जो टॉक्सिन है और जो टॉक्सिक चीज़ें है, साल्ट है, वो डिज़ोल्व होकर के एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो एक्सेस वाटर को भी रिमूव करना ज़रूरी है। रिमूविंग एक्सेस वाटर इंसिडेंटली सर्व एज द हाईली यूजफुल पर्पस, इट डिज़ोल्व द हार्मफुल मटेरियल टू कैरी देम आउट ऑफ द बॉडी। तो एक्सेस वाटर को रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हार्मफुल चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर है ना, तो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर के बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। राइट, अब जरा हम देखते हैं कि बाइल पिगमेंट क्या होता है और इसे भी हम रिमूव करते हैं अपने बॉडी से। तो बच्चों, जो बाइल पिगमेंट है ना, ये कैसे बनता है? दीज आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ, जैसे आप देखते हो कि आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर है ना, तो आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन होता है। जब आरबीसी और हेमोग्लोबिन जो है, एवरीडे बहुत सारा आरबीसी हमारे बॉडी में डेड होता है। तो जब आरबीसी का डेथ हो जाएगा, आरबीसी डेड हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, तो स्प्लीन में जाके वो डेड होता है, तो वहाँ से हेमोग्लोबिन निकल जाएगा। तो हेमोग्लोबिन का यूज़ करके हम दोबारा दूसरा आरबीसी के साथ वो हेमोग्लोबिन ऐड हो जाएगा। लेकिन आरबीसी के टूटने की वजह से उससे जो है बाइल पिगमेंट निकलता है। ठीक है, लीवर सेल एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन, तो लीवर सेल उसको अलग कर लेता है एंड सेक्रेट देम इनटू द बाइल जूस, और फिर से जो बाइल पिगमेंट है ना, उसको बाइल जूस में ऐड कर देता है। ठीक है, आपको याद होगा कि लीवर सेल के अंदर एक गॉल ब्लैडर था, जब हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो लीवर सेल के पास एक गॉल ब्लैडर था जिसके अंदर जो है लीवर जो भी जूस बनाता था, लीवर जूस जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड होता था। तो वो बाइल जूस, उसे हम क्या बोलते थे? बाइल जूस। तो इसी बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट जो है ऐड हो जाता है। और ये बाइल पिगमेंट बन कैसे रहा था? जो डेड आरबीसी की वजह से। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट को हम फिर से बाइल जूस में ऐड कर देते हैं लीवर के अंदर, और वो जो है गोज़, और उस बाइल जूस को हम कहाँ ड्रेन कर रहे थे? डिओडेनम के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था, डिओडेनम में वो ड्रेन होता था। ठीक है, और फिर वहाँ से वो कहाँ चला जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे फूड का फाइनल डाइजेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जा कर के फूड का फाइनल डाइजेशन होगा एंड देन जो है वो डाइजेशन के बाद वो हमारे फीसेस के साथ बाहर निकल जाता है, जो बाइल पिगमेंट है, जो यूजलेस है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो दिस पिगमेंट आर मॉडिफाइड इन द इंटेस्टाइन में जाकर के मॉडिफाइड होगा और फीसेस के साथ ही बाहर निकल जाता है, और इसी की वजह से हमारे फीसेस का कलर येलोइश ब्राउन होता है। सम ऑफ दीज पिगमेंट आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड इन यूरिन, और यूरिन में भी ये कुछ बाइल पिगमेंट जो है वो निकलते हैं, इसी वजह से हमारे यूरिन का कलर भी येलो होता है। तो ये तो हो गई कि क्या क्या हमारे बॉडी से एक्सक्रिएट होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब हम जरा किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो किडनी का बच्चों अपीयरेंस कैसा होता है? तो यू ऑल नो कि किडनी जो है हमारा बीन शेप का इस तरह का दिखता है। लोकेटेड कहाँ होता है? तो हमारे जो है बैक साइड में लोकेटेड होता है। रीढ़ का हड्डी जो है ना, बैकबोन उसके पीछे में है ना, लोकेटेड होता है। जो राइट किडनी होता है, राइट किडनी जो है हमारा स्लाइटली लोअर होता है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर है, तो लीवर नीचे तक जाता है ना। मान लो कि ये हमारा आदि राइट साइड है और राइट साइड में यहाँ पर लीवर है, यहाँ पे यदि लीवर है तो लीवर की वजह से थोड़ा सा किडनी नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम देखते हैं यूरिनरी पाथवे को, कि कौन कौन से रास्ते से होकर के यूरिन जो है बाहर निकलता है ना। तो एक तो आपको पता है कि यूरिन बनता कहाँ है? किडनी के अंदर, और किडनी से अटैच होता है। देखो यहाँ पे देखो, ये किडनी है, तो एक किडनी से आप देखो ये वाला पार्ट अटैच है, इसको हम यूरेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले किडनी से ब्लड जो है यूरिन कहाँ आएगा? किडनी से यूरिन आता है ये वाला पार्ट में, जो थोड़ा सा चौड़ा सा पार्ट है ना यहाँ पर, जिसको पेल्विस रीजन बोलते हैं। पेल्विस मतलब चौड़ा वाला पार्ट। ओके, वाइट पार्ट को पेल्विस बोलते हैं। तो सारा यूरिन इस तरह से इकट्ठा होकर इस पेल्विस में आ जाएगा, पेल्विस से यूरेटर में आता है, यूरेटर से फिर ब्लैडर में जाता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है।
tube arises from the median surface of from the notch in the median surface of each kidney are connected behind the urinary bladder in the lower abdomen. The front end of the ureter is somewhat expanded inside the kidney and called the pelvis. देखो ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब यानी कि यूरेटर की बात मैं कर रही हूँ, ये इस नॉच से यानी किडनी के पास ये नॉच है, दिस इज द नॉच, यहाँ से अराइज ऐसे दिख रहा है कि ट्यूब निकल रहा है और इसके इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, चूंकि ये थोड़ा वाइड है तो पेल्विस बोलते हैं। और ये किडनी जब नीचे आता है तो यहाँ पे ब्लैडर होता है, तो यहाँ पे ब्लैडर है, ठीक है, तो ब्लैडर के साथ ये अटैच हो जाता है, ठीक है, और ब्लैडर फिर ओपन होता है यूरेथ्रा में। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। अब जब आप देखोगे कि इसके नीचे जो है एक वाल्व और एक स्पिंचर लगा हुआ है, आखिर यूरेथ्रा देखो ये जो है, आप यहाँ देखो ये आपका किडनी है, यहाँ से ये ट्यूब अराइज हुआ जिसे यूरेटर बोलते हैं दोनों किडनी से, और यहाँ आकर के ये ब्लैडर में है ना, ब्लैडर से अटैच होता है, ठीक है। ब्लैडर देखो यहाँ से ओपन हो रहा है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, तो ओपन होता है, आखिर यहाँ पे यूरिन बना, तो यूरिन तो ऐसे गिरता रहेगा ना इसमें से, क्योंकि ये भी एक ट्यूब है। तो यहाँ पे देखो एक स्पिंचर है, स्पिंचर मसल जिसे वॉल्व बोलते हैं, ये टाइट हो जाता है और यहाँ से ये वाला एरिया बंद हो जाता है, पूरा अच्छे से भर जाता है यूरिन, ठीक है। और तो आपको यूरिन फील होगा जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हो, तब ये स्पिंचर मसल ढीला हो जाता है, खुलता है एंड देन आप यूरिन पास आउट करते हो, राइट। आप ये देखो यहाँ पे जो है स्पिंचर मसल है, ठीक है, ये स्पिंचर मसल है, ये दोनों तरफ से टाइट हो जाता है तो ये बंद हो जाता है, और जब ये ढीला होगा तो ये फिर आप यहाँ से यूरिन पास आउट कर पाओगे। द ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द नॉच, तो ये मैंने आपको बता दिया, ओके। फ्लो ऑफ यूरिन कैसे होता है, यूरिन कॉन्स्टेंटली फ्लो थ्रू द यूरेटर, यूरेटर से यूरिन जो है कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है, मतलब कि कहने का मतलब कि इस एरिया से यूरिन तो हमेशा आता रहता है और ब्लैडर में भरता रहता है, और जब ब्लैडर भर जाता है तब ये स्पिंचर मसल ओपन होगा, है ना, यानी कि वाल्व ओपन होगा और फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू हम पास आउट कर पाएंगे, राइट, ओके। यूरेटर एंड कलेक्ट द ब्लैडर, फ्रॉम द ब्लैडर यूरिन इज पास आउट इंटरमिटेंटली थ्रू द यूरेथ्रा, टाइम टू टाइम हम इसे पास आउट करते रहते हैं। अब किडनी का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों की, इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी अंदर में कैसा होता है, तो इसका हम एलएस देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे। तो देखो किडनी का जो बाहर वाला पार्ट है ना, वाइट वाइट डॉटेड जो दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो इनर वाला पार्ट है जिसके अंदर ये सारा बना हुआ है इस तरीके से, इसे मेडुला बोलते हैं। मेडुला के अंदर इस तरह से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है जिसे हम पैपिलिया बोलते हैं। पैपिलिया के अंदर यूरिन कलेक्ट होकर के, और ये वाला पार्ट इसका एपेक्स है, नीचे वाला पार्ट इससे खुला रहता है, ये सारा एपेक्स कलेक्ट करता है यूरिन को। इस वाइट वाले जो वाइड जो पार्ट है ना, ये ब्लू कलर का मैं इसे बना देती हूँ, ये ब्लू वाले पार्ट में हर जगह से ऐसे यूरिन आ रहा है पैपिलिया के द्वारा, और यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है, ब्लू वाले पार्ट में यूरिन कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जब ये ब्लू वाला पार्ट में यूरिन कलेक्ट हो जाएगा तो फिर यूरेटर से यहाँ से बाहर निकलते रहेगा, ओके। वाला पार्ट आपका क्या है, कॉर्टेक्स, एंड ये वाला पार्ट आपका क्या है, मेडुला, और मेडुला के अंदर ही क्या है, पैपिले बने हुए हैं, है ना, रीनल पिरामिड बना हुआ है मेडुला के अंदर ही, दिस इज द रीनल पिरामिड। द एपेक्स ऑफ ईच पिरामिड इज कॉल्ड पैपिले, और इसके एपेक्स यानी इस वाले पार्ट को हम पैपिले बोलेंगे, जो लोअर पार्ट है। पोर्शन ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू इंटर इन बिटवीन एडजेसेंट रीनल पिरामिड, तो जो रीनल पिरामिड है ना, इसमें भी आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, जो आउटर पार्ट का पोर्शन मिलेगा, यानी कॉर्टेक्स का पोर्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको कॉर्टिकल टिश्यू का पोर्शन भी आपको मिलेगा जिसे हम रीनल कॉलम बोलते हैं, या कॉलम ऑफ बर्टेनी भी बोला जाता है, या रीनल कॉलम बोला जाता है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। आपने इनर स्ट्रक्चर देखा ना किडनी का, कि किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करते, एक आउटर जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर जिसे मेडुला बोलते हैं। मेडुला के अंदर इस तरह से कॉलम बना होता है, इस तरीके से, जिसे पिरामिड बोलते हैं, है ना, पिरामिड, रीनल पिरामिड बोलते हैं। और यहाँ पे यूरिन ऐसे बन करके और चौड़े वाले पार्ट में आता है जिसे हम पेल्विस बोलते हैं, और यहाँ से यूरेटर से बाहर निकल जाता है, राइट। अब हम जरा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसे हम रीनल ट्यूबुल्स भी बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है बच्चों, हमारे किडनी जो है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बना हुआ है। लगभग टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितना है दोनों किडनी में, 2 मिलियन नेफ्रॉन है। किडनी जो है कंपोज्ड ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे नेफ्रॉन भी बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स भी बोल सकते हो। दे आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये किडनी का यूनिट है, किडनी यहीं से काम करता है। जो एक नेफ्रॉन को आप लोगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। टोटल कंबाइंड लेंथ मोर देन 60 किलोमीटर, यानी कि आप किडनी के सारे 2 मिलियन नेफ्रॉन को यदि आप
निकाल करके कंबाइन करोगे तो 60 किलोमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इन सारे सरफेस एरिया से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये पूरा इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, सबको निकाल के आप ऐड करोगे तब होगा 60 किलोमीटर। एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस तरह से होता है। एक नेफ्रॉन इस तरीके से देखो ऐसे होता है, और फिर इसका ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा कन्वोलेटेड पार्ट होता है, एंड ये वाला फिर ये पार्ट ऐसे होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कॉइल्ड पार्ट होता है ना। तो अब देखो ये वाला जो इस तरह से ऐसे वाला पार्ट है ना, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वाले पार्ट जो फ्रंट पार्ट है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और आप एक खाली फ्रंट पार्ट को देखोगे तो ऐसा दिखेगा। कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। एक एक करके हम देखते हैं। और इसके अंदर जो है ना, ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर आप देखो ये आर्टरी कहाँ से आया। आर्टरी जब आपका पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो रहा था, बहुत सारी ब्रांचिंग हो रही थी, तो उसका एक ब्रांच इधर भी आता है, ठीक है, जिसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी आ करके फर्दर ब्रांच करके डिवाइड होती है, एंड डिवाइड होने के बाद उसका एक ब्रांच, रीनल आर्टरी का ही एक ब्रांच जो है एक एक किडनी में जाता है, और फिर वो फर्दर और फाइन फाइन ब्रांच में डिवाइड होता है, जिसका एक ब्रांच, वो फाइन एक ब्रांच आता है इस एक नेफ्रॉन के अंदर, है ना। तो आने वाले के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एफरेंट और आर्टेरियोल्स, क्योंकि बहुत ही पतला वाला ब्रांच है ना। तो एफरेंट आर्टेरियोल्स मतलब कि एक जो है रीनल आर्टरी का एक ब्रांच जो है, बहुत ही फाइन ब्रांच इसके अंदर आया है, और ये आगे जा कर के और डिवाइड हो जाएगा। और ये बहुत सारा कैपिलरीज है, देख रहे हो अब छोटा छोटा ये बहुत सारा कैपिलरीज बना रहा है, और इतना सारा गुच्छे में डिवाइड होता है, ऐसे करके बहुत सारा गुच्छा है कैपिलरीज का। और इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो पहले आया रीनल आर्टेरियोल्स के फॉर्म में, और ये बहुत सारा, उससे भी बहुत सारा फाइन ब्रांच में इस तरह से गुच्छे में डिवाइड हो गया, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और फिर ये सारा ज्वाइन करके फिर से ऐसे बाहर निकल जाता है। आप ऐसे समझो कि एक आपने ऐसे ना एक पाइप लिया है ना, इस तरीके से, है ना, और पाइप को बीच से, जैसे ये इस तरह से ऐसे लंबा पाइप था, ठीक है, और ये पाइप आगे जाके हमने ऐसे पतला कर दिया, और बीच में ना इसको ये ऐसे मोटा कर दिया है एक पाइप इधर से, और फिर ये बीच में ना इसको बहुत सारा और छोटे छोटे ब्रांच में हमने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और आगे जाके इस पाइप को पतला कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, आर्टेरियोल्स। और इसको क्या बोलेंगे? जो बीच वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस, और इधर से जब ये पतला होकर निकल रहा है इसको क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टेरियोल्स, इफरेंट आर्टेरियोल्स। तो वैसे ही हमारे किडनी के अंदर ये डिवाइड होता है। देखो ये जो है एफरेंट आर्टेरियोल्स, और ये फिर से बहुत सारा ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और फिर ये सब इकट्ठा होकर एक ब्रांच बना, एक पाइप बना लेता है फिर से, है ना। एक मोटा पाइप इधर से आता है, फिर ये ब्रांच होता है, फिर इकट्ठा होकर के एक इस तरह से बना लेता है। तो इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल्स। तो एफरेंट से ब्लड आता है और इफरेंट से ब्लड बाहर निकल जाता है। एफरेंट से ब्लड आता है और इफरेंट से बाहर निकल जाता है। कैसे होता है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? मालपीजियन कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को, जहाँ पे बहुत सारा ये ट्यूब की ब्रांचिंग हुई है, इसको पार्ट को खाली ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा जो ऐसे बावल्स के शेप का है, इसी को हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जो बॉल के शेप का है इस तरह से, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे। ये फाइन ब्रांच जो कैपिलरीज का है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और पूरे को इकट्ठा को, पूरा स्ट्रक्चर यानी बोमेंस कैप्सूल और एफरेंट ग्लोमेरुलस को इकट्ठा क्या बोलेंगे हम? मालपीजियन कैप्सूल या मालपीजियन ट्यूबुल्स, दोनों को इकट्ठा बोलते हैं, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं। थीन वॉल्ड कप समथिंग लाइक अ हॉलो बॉल प्रेस डीप ऑन वन साइड। तो ऐसा लगता है एक बॉल है, हॉलो बॉल है या कप शेप का स्ट्रक्चर है, जो एक जगह से पूरा गड्ढा हो गया है। तो ये बोमेंस कैप्सूल है ये, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज का बहुत सारा गुच्छा, मास सिटिंग क्लोजली इनसाइड द, इस हॉलो के अंदर इस गुच्छे को इस तरह से ऐसे बैठा दिया गया बोमेंस कैप्सूल के अंदर। और दोनों को, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला करके हम मालपीजियन कैप्सूल या मालपीजियन ट्यूबुल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे आप देखो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, लुपोफिले और डीसीटी। ये क्या होता है? तो देखो बच्चों, इस स्ट्रक्चर को देखो, है ना,
इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये तो आपको समझ में आएगा बोमेंस कैप्सूल है। और यहाँ से जब ये बोमेंस कैप्सूल जो आगे है ना, ये ट्यूब बहुत सारा ऐसे कॉइल्ड हो जाता है यहीं पे, तो इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पीसीटी, है ना। प्रोक्सिमल क्यों कि ये जो है बोमेंस कैप्सूल के प्रोक्सिमल यानी बहुत प्रोक्सिमल पार्ट है या नज़दीक वाला पार्ट है, और कन्वोलेटेड यानी कि बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। जो बोमेंस कैप्सूल के जस्ट तुरंत बाद कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे क्या, हम पीसीटी बोलेंगे। और ये फिर ये लूप की तरह नीचे इस तरह से जाता है तो इसको लूप ऑफ हेनलेज बोलते हैं। और फिर यहाँ जाके अगेन ये कॉइल हो जाता है, और चूंकि ये वाला जो कॉइल हुआ है अगेन ये बोमेंस कैप्सूल से दूर है तो इसको बोलेंगे डीसीटी और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, यानी डिस्टल क्यों, क्योंकि ये बोमेंस कैप्सूल से दूर है, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, राइट। तो ये समझ में आया, ओके। जरा इसमें हम देखते हैं पढ़ के क्या लिखा है। स्टार्टिंग हाईली कन्वोलेटेड रीजन नियर द बोमेंस कैप्सूल, स्टार्टिंग का जो रीजन था बोमेंस कैप्सूल के पास, Malpighian capsule and PCT lie in the cortex giving it dotted appearance in sectional view। जब आप किडनी का जो क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इसकी वजह से वहाँ पे डॉटेड अपीयरेंस, बहुत सारा डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखेगा। कहाँ पे ये दिखता है, इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो मैं एक बार किडनी के पास आती हूँ, यहाँ पे आप देखो ये कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स रीजन है। आउटर कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था ना, तो ये कॉर्टेक्स रीजन है, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन। तो ये बहुत सारा डॉटेड अपीयरेंस है, ड्यू टू दिस बोमेंस कैप्सूल की वजह से इसका जो है डॉटेड अपीयरेंस है। लूप ऑफ हेनले क्या होता है बच्चों, ये यू शेप का जो लूप है नीचे की तरफ जा रहा है, इसी को हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, हेनलेज लूप बोलते हैं। इट टर्न डाउन इनटू द मेडुला, टर्न बैक एंड री इंटर द कॉर्टेक्स। पहले तो मेडुला में जाता है और फिर ऊपर से ऊपर आकर के फिर से कॉइल होकर के यानी कॉर्टेक्स के अंदर फिर से कॉइल होता है, तो इसको बोलते हैं डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, दूसरा बार जब कॉइल होता है तो। और फिर ये जा करके फिर से कलेक्टिंग डक्ट बनाता है ना, ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से बहुत सारे जो डीसीटी का यहाँ पर बहुत सारा डीसीटी यहाँ करके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, इसलिए इसका नाम कलेक्टिंग डक्ट है। यानी इसमें यदि यूरिन बन रहा है तो इस तरह से पास होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जा करके यूरिन कलेक्ट होगा। डीसीटी ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट विच रिसीव द कंटेंट ऑफ मेनी किडनी ट्यूबुल्स एंड पोर इट इनटू द पेल्विस। और कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करके सारा फिर पेल्विस में पोर कर देता है। हेनलेज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट लाइन इन द मेडुला। तो ये आप देखो कॉर्टेक्स में ये वाला पार्ट होता है, डॉट डॉट अपीयरेंस देगा, और ये लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेडुला में लाई करता है। ब्लड सप्लाई किडनी को कौन देता है, आर्ट्रियल सप्लाई, अ पेयर ऑफ रीनल आर्टरी ब्रांच ऑफ फ्रॉम द डॉर्सल आयोटा टू इंटर द रिस्पेक्टिव किडनी। मैंने आपको बोला कि ये देखो रीनल आर्टरी ब्रांच होकर के आ रही है आर्टेरियोल्स के थ्रू, फिर इसको सप्लाई करती है। एफरेंट आर्टेरियोल रीनल आर्टरी ब्रांच रिपीटेडली, बहुत बार रीनल आर्टरी ब्रांच होकर के फिर एफरेंट आर्टेरियोल्स बनाती है। इंटर द एफरेंट आर्टेरियोल्स इंटर करती है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, फिर वो डिवाइड करके ग्लोमेरुलस बनाती है, फिर ग्लोमेरुलस फिर इकट्ठा होकर के क्या बनाता है, इफरेंट आर्टेरियोल्स बनाता है। सेकेंडरी कैपिलरीज वेन द एफरेंट, तो फिर क्या होता है, द इफरेंट आर्टेरियोल्स रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड ब्रेकअप इनटू अ सेकेंडरी कैपिलरीज वेन दैट कम्प्लीटली सराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल्स आया एंड एफरेंट जो है वो फिर से ग्लोमेरुलस बनाया और फिर से इफरेंट बनाया, इफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स ये जो है इफरेंट आर्टेरियोल्स ये वाला पार्ट यानी कि पीसीटी और लूप ऑफ हेनले डीसीटी के अराउंड इस तरीके से ऐसे ऐसे लपेट लपेट के आप देख रहे हो जा रहा है कि सराउंड्स कर रहा है। सेकेंडरी कैपिलरीज नेटवर्क बनाता है एंड फिर सेकेंडरी कैपिलरीज नेटवर्क्स जो है फर्दर इसके चारों तरफ से कवर करके नीचे तक जाता है एंड आगे जा करके फिर से वेन बना देता है, एंड वेन जो है फिर से रीनल वेन बनाता है। तो आप देखो इफरेंट आर्टेरियोल्स द यूनाइटिंग कैपिलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस इकट्ठा होकर के इफरेंट बनाता है। सेकेंडरी कैपिलरीज वेन द इफरेंट आर्टेरियोल्स रन अ शॉर्ट डिस्टेंस, आप यहाँ देख रहे हो कि इफरेंट आर्टेरियोल्स जो है थोड़ी दूर तक जाता है एंड फिर ये थोड़ी दूर जाने के बाद सेकेंडरी कैपिलरीज नेटवर्क बना देता है।
ठीक है, ब्रेकअप इनटू अ सेकेंडरी कैपिलरीज नेटवर्क दैट कंप्लीटली सराउंड द रीनल ट्यूबुल्स के चारों तरफ, यानी येलो वाला जो रीनल ट्यूबुल्स है ना उसके सराउंड्स करके जाता है नीचे तक। दिस कैपिलरी रीयूनाइट टू फॉर्म अ वेन, इवेंचुअली फॉर्मिंग द रीनल वेन विच लीव द किडनी टू पोर ब्लड इनटू द पोस्टीरियर वेना कावा। एंड फिर ये इकट्ठा होकर रीनल वेन बना देता है। रीनल वेन जो है सारा ब्लड कलेक्ट करके ले जाएगा और जा करके जो पोस्टीरियर वेना कावा में चला जाता है। ये फाइनली उस और जा करके अपने सारे जो ब्लड है, क्योंकि इसके थ्रू तो ब्लड ही जा रहा है ना, और ब्लड को इकट्ठा किया कैपिलरीज आगे जो बाद में वेन में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारे ब्लड को जा करके वेना कावा में पोर कर देता है। ठीक, द ब्लड body blood passes through the kidney 350 to 400 time a day at the rate of 1 to 2 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ब्लड फ्लो करता है किडनी से। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो देखो ये जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये कैसे होता है, ज़रा इसका मैकेनिज्म को हम देखते हैं। यूरिन प्रोडक्शन अकर इन 3 मेजर स्टेप्स, तो उसके लिए 3 स्टेप है ना। दीज स्टेप्स रिक्वायर एनर्जी ऑक्सीजन, तो ये जो है ऐसा स्टेप है जिसमें एनर्जी खर्च होता है और ऑक्सीजन का डिमांड जो है 6 to 7 टाइम बढ़ जाता है रिक्वायर्ड बाय द मसल। तो पहला वाला स्टेप जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, दूसरा वाले स्टेप को हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एंड तीसरा वाले स्टेप को हम ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। तो पहला वाला स्टेप जो है बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है कि जब इसमें ना ब्लड इधर से आ रहा है, ब्लड जो है इसमें इधर से आया है ना, तो ये देख रहे हो इसका ये बहुत ही वाइड है, चौड़ा है, तो ब्लड जिस फोर्स से आता है और आगे जाके ब्रांच हो जाता है, बहुत पतला ब्रांच है, तो जितना फोर्स इसमें होगा उससे कई गुना ज़्यादा फोर्स है पतले वाले ब्रांच में। क्योंकि मान लो आप एक पाइप से पानी को भेज रहे हो कहीं, मान लो ये पाइप है और ये पाइप आगे जाके और ज़्यादा पतला हो जाता है, तो फोर्स तो आगे जब जाके पतला हुआ तो फोर्स इसमें बढ़ जाता है, राइट। तो इसी तरीके से फोर्स जो है यहाँ पर पहले जितना फोर्स यहाँ था उससे बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ हो जाता है। एंड जब फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे डिफ्यूज़न के थ्रू जो है चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि ये तो सेल का बना है ना, तो सेमी परमिएबल होगा, बहुत ही पतला होता है इसका सेल। तो यहाँ से जब फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो चीज़ें जो है धीरे धीरे फिल्टर होके नीचे आ जाती हैं, है ना। लेकिन कौन सी चीज़ें फ़िल्टर होंगी वो डिपेंड करता है कि जो बहुत ही छोटा होगा जिसका साइज जो इसके पोर्स से पास कर जाए वो फ़िल्टर हो जाएगा, और जिसका साइज़ बड़ा होगा जो इसके पोर्स से पास नहीं करेगा वो इसी में रह जाएगा। तो जो पास कर जाएगा इसके पोर्स से उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फ्लूइड एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो इसके अंदर जो फ्लूइड जा रहा है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, साल्ट, ग्लूकोज एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूट। इसके अंदर क्या क्या होगा इस फिल्ट्रेट के अंदर, इसमें से क्या बाहर निकल के आएगा, यूरिया आएगा, वाटर आएगा, सॉल्ट आएगा, ग्लूकोज भी आ जाएगा, ऑक्सीजन भी आता है ना, ये सारी चीज़ें, और प्लाज्मा भी आता है। द थीकर पार्ट तो इसी में रह जाएंगी, थीकर पार्ट, और इधर से पास हो जाएगा थीकर पार्ट डिफरेंट आर्टेरियोल से। लेफ्ट बिहाइंड इज कॉर्पसल्स, प्रोटीन एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स रह जाएगा। इज कैरिड फॉरवर्ड इन द इफरेंट आर्टेरियोल्स में चला जाएगा। द ब्लड प्रोसीडिंग अवे फ्रॉम द ग्लूमरस इज रिलेटिवली थिक, यानी कि जो ब्लड यहाँ से होकर के इफरेंट आर्टेरियोल से होकर के जाएगा वो थोड़ा थिक होगा, क्योंकि उसकी कुछ पार्ट जो है जो छोटे पार्ट थे, छोटे मॉलिक्यूल्स थे, वो ग्लोमेरुल से फिल्टर होके बाहर आ गए हैं, और जो फिल्टर होकर के बाहर आ गया उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ओके, अब आगे देखो क्या होता है। अब आगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि चीज़ों को सेलेक्ट कर करके रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंटरिंग द ट्यूब्यूल इज नॉट यूरिन। तो यहाँ से देखो जो चीज़ें फिल्टर होके छन के नीचे गई हैं, है ना, यहाँ पे छन के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में इसमें कुछ गया है, वो यूरिन नहीं है, ठीक है, यूरिन नहीं है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल उसके अंदर गया है। आप देख रहे थे जैसे ग्लूकोज था, है ना, तो ग्लूकोज यूरिन में तो आना नहीं चाहिए ना, तो सारे एनर्जी निकल जाएगा। जैसे एक्सेस ग्लूकोज है, कुछ प्रोटीन भी रहता है उसके अंदर, है ना, प्लाज्मा भी रहता है, तो वो सब चीज़ें आना नहीं चाहिए। तो ट्यूबुलर फ्लूइड जो है जिसे कि हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। तो ये जो यूजफुल सब्सटेंस इससे फिल्टर होके गई हैं, तो ये ब्लड कैपिलरी जो है उसके इसको सराउंड करेंगी, इसको घेरेंगी, और फिर डिफ्यूजन से जो यूजफुल सब्सटेंस पास हुआ है इस ट्यूब्यूल्स के अंदर, पीसीटी के अंदर, है ना,
तो वो फिर से डिफ्यूजन से इस ब्लड सेल के ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाएंगी दोबारा, ठीक है। द रिमेनिंग फ्लूइड आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन मूव टुवर्ड डक्ट एंड इज कॉल्ड यूरिन। और अब जो रिमेनिंग फ्लूइड है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, जैसे आप देखो यहाँ पे देखो इससे जो है फिल्ट्रेट ऐसे पास कर रहा था, है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत यूज़फुल चीज़ें गई हुई हैं। और तो इसको देखो ब्लड जो कैपिलरी जो एकदम इसको ऐसे ऐसे क्लोज से पास होगा, इसके साथ चिपक चिपक के हर जगह जाएगा और फिर ये इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा, सेलेक्ट कर करके एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसे पता है कौन सी चीज़ों को हमें सेलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब करना है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, दोबारा से ऑब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो सेलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब कर लिया और आगे जो चीज़ें पास होगी, है ना, रीअब्जॉर्प्शन के बाद उसे हम यूरिन बोल सकते हैं। फिर आगे जाके ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। तो बोलो अब क्यों हो रहा है ट्यूबुलर सिक्रेशन? तो कुछ सब्सटेंस जैसे सर्टेन सब्सटेंस लाइक पोटाशियम एंड लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन केमिकल इंक्लूडिंग ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन आर पास्ड इनटू द फॉर्मिंग यूरिन, है ना। जो यूरिन आगे अब इसमें जा रहा है, इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे पोटाशियम, कुछ ड्रग, ये सब रह गई हैं। पेनिसिलिन आर पास्ड इनटू द फॉर्मिंग यूरिन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। दिस पार्ट इन्वॉल्व द एक्टिव एक्टिविटी ऑफ द सेल ऑफ द ट्यूबुलर वॉल, हेंस इट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो जो चीज़ें इसे पास होके गई हैं वो दोबारा जो है ट्यूब में सिक्रेट हो जाएंगी, इसलिए इसे ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। द फिल्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर द अब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन इन फाइनल यूरिन। तो यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है, मतलब जो चीज़ें इससे ये तो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें थी वो फिर से दोबारा वो ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर सिक्रेट कर देगा, ठीक है। यानी कि ब्लड वाले जो DCT है वहाँ पे जाके वो कुछ चीज़ें जो उसके लिए एसेंशियल नहीं है, है ना, उसे सिक्रेट कर देगा। द फिल्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर अब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन इज फाइनल यूरिन। तो इस सारा प्रोसेस होने के बाद जो बच जाएगा वो यूरिन है। 24 आवर के अंदर ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट कितना प्रोड्यूस होता है, यानी ग्लोमेरुल से जो फिल्टर होके आता है वो कितना होता है 160 लीटर, और एक्चुअल यूरिन आपका 1.2 लीटर, यानी इससे जो है पास हो रहा है फिल्ट्रेट वो कितना 160 लीटर पास हुआ, लेकिन फाइनल वो ट्यूबुलर सिक्रेशन रीअब्जॉर्प्शन करके जो फाइनल यूरिन यहाँ से जो पास हुआ वो 1.5 लीटर के करीब होता है, ठीक है। यूरिन एक्सक्रिएशन तो आपको पता है। फाइनल यूरिन पासिस इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, कैसे पास होगा? पेल्विस के थ्रू पास होता है। पेल्विस मतलब दिस रीजन इज अ पेल्विस। मूवमेंट इज ड्राइवन बाय यूरेटर पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू आ जाता है। ग्रेविटी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये सब इसके लिए इसेंशियल है। मैक्चुरेशन बोलते हैं यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लैडर, जब ब्लैडर यहाँ से खुलेगा और यूरिन बाहर आ जाएगा, इस प्रोसेस को हम मैक्चुरेशन बोलते हैं। मैक्चुरेशन माने यूरिन पास आउट करना, ओके। ये किडनी यूरेटर है, ब्लैडर है, ठीक है। मैक्चुरेशन, ब्लैडर फिल विद द यूरिन, यूरिन से देखो भरा हुआ ब्लैडर है ना। और इसमें जो है हमारा ब्रेन भी काम करता है। इसके नर्व इम्पल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम काउज रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंचर मसल, नर्व इम्पल्स आता है जो यूरिन पास करने में हेल्प करता है ना। स्पिंचर मसल रिलैक्स होगा, ओपन होगा, एंड यदि नर्व इम्पल्स नहीं काम करे तो ये जो स्पिंचर मसल है खुलेगा ही नहीं, है ना, तो यूरिन पास करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन देख लेते हैं कि यूरिन जो है एक दिन में हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं, राइट। अब इसका कलर पेल येलो होता है, pH 5 to 8 होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है एंड स्लाइटली एसिडिक होता है। फेंट और स्मेल नॉर्मली ऑन स्टैंडिंग द स्मेल बिकम स्ट्रॉन्गर। ग्रेविटी 1.003 से 1.035 इतना होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ज़रा ये डेटा आप देख लो कि यूरिया कितना है, क्रेटीन कितना, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, अमोनिया, अदर चीज़ें, ये डेटा दिया हुआ है। एक यूरिन का कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकता है। एंड इसी के साथ जो है जो है एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन हमारा ख़त्म हुआ, है ना। अब जो एक्सक्रीशन इन प्लांट हम पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान है। अनलाइक एनिमल, प्लांट के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। तो प्लांट के अंदर यदि ऑक्सीजन है बाई प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो होता है तो स्टोमाटा के थ्रू कम आउट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी स्टोमाटा के थ्रू आ जाता है बाहर, ठीक है। कार्बन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन से बाहर चला जाता है। गटेशन से बाहर चला जाता है। गटेशन मैंने इसे पहले वाला टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको पढ़ाया है। गटेशन क्या है? लिक्विड फॉर्म में वाटर का लॉस होना थ्रू हाइड्रेट।
तो ये सारी चीज़ें तो है प्लांट के अंदर, जो वेस्ट है वो ऐसे निकलता है। और दूसरा आदि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है प्लांट के अंदर, जैसे कुछ एल्किलॉइड्स है, एरोमेटिक ऑयल है, टैनिन्स, रेजिन, गम। तो ये स्टोर्ड इन द लीव्स, बार्क, फ्रूट एंड रूट में स्टोर्ड हो जाता है। हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट हार्बीवोरस एंड पैथोजेंस, तो डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करता है। दे मे बी शेड विथ ओल्ड लीव्स, तो यदि लीफ ओल्ड हो जाए तो उसमें भी इकट्ठा होकर के फिर वो प्लांट जो है अपने ओल्ड लीफ को शेड कर देता है, तो उसमें भी वो ख़त्म हो जाता है ना। प्लांट रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, वाटर एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग नेचुरल प्रोसेस लाइक ट्रांसपिरेशन, गटेशन एंड स्टोरेज इन वेरियस पार्ट। तो या तो स्टोर करता है या फिर ट्रांसपिरेशन से जो है अपने वेस्ट को बाहर निकालता है, या तो फिर गटेशन करता है। तो गैसेस एक्सचेंज, O2 CO2 डिफ्यूज आउट थ्रू टीनी पोर्स, तो ये आपको मैंने बता दिया। वैक्यूल्स है प्लांट के अंदर, वैक्यूल्स में भी स्टोर करता है चीज़ों को, है ना। जो वेस्ट है उसको वैक्यूल्स में स्टोर करता है। ओके, लीफ एंड बार्क शेडिंग, तो लीफ में भी स्टोर करता है, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ प्लांट में हार्डवुड के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। प्लांट डिपॉजिट ओल्ड रेजिन, गम एंड टेनिन्स इनटू द ओल्ड नॉन फंक्शनल जाइलम के अंदर स्टोर करता है। जो जाइलम पार्ट जो है उसका नॉन फंक्शनल है, ओल्ड हो चुका है, और ये डार्क फॉर्मिंग हार्ड डार्क वुड, जिसे हम हार्डवुड बोलते हैं। तो कई आप बड़ा बड़ा लकड़ी का जो लॉग देखते होगा ना, उसके अंदर इस तरह से जो बीच में पार्ट दिखता है जिसे हम हार्डवुड कहते हैं, इस तरह से। और ये ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द वेस्ट की वजह से ही हुआ है। क्रिस्टल के फॉर्म में इन लिविंग सेल सम वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, कुछ वेस्ट को सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, जिसे कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कुछ प्लांट में साल्ट ग्लैंड भी होते हैं, है ना। प्लांट लिविंग इन अ सलाइन हैबिटाट यूज स्पेशलाइज्ड ग्लैंड टू एक्सक्रिएट एक्सेस साल्ट, तो उसमें कुछ ग्लैंड भी होते हैं, तो एक्सेस साल्ट को उससे वो निकालता है। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, अमीबा। ये कैसे वेस्ट को निकालता है, देखो व्हाट दे क्रिएट, अमोनिया, बेसिकली अमोनिया क्रिएट करता है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हाईली सॉलेबल वेस्ट लाइक अमोनिया एंड CO2 डिफ्यूज डायरेक्टली आउट ऑफ द सेल, तो डायरेक्टली सेल से बाहर निकल जाता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। ओके, एंड ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करता है, यदि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो गया है तो उस वाटर को कैसे रेगुलेट करेगा। तो एज वी नो कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब वाटर, है ना। अपने बॉडी में वाटर जो है फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म है ना, यानी फ्रेश वाटर में जहाँ जिस वाटर में नमक का मात्रा कम हो तो उसमें रहेगा, तो वाटर एब्जॉर्ब होते रहेगा इसके बॉडी के अंदर, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो उससे प्रिवेंट है। तो ऐसे वाटर यदि ऑब्जॉर्ब करता रहेगा तो बर्स्ट हो जाएगा, तो उससे अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, टू प्रिवेंट बर्स्टिंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसके अंदर है। ये देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है इसके अंदर, है ना, किसके अंदर, जो अमीबा है उसके अंदर, जो बायोलॉजिकल पंप की तरह काम करता है। सारा एक्सेस वाटर को कलेक्ट कर लेता है इसके बॉडी में, सारे जो भी एक्सेस वाटर है उसको ये कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद देखो क्या करता है, सारे एक्सेस वाटर को कलेक्ट किया, फिर ये कलेक्ट करके बॉडी से दूर जाता है और बाहर के सरफेस, यानी कि बाहर का जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे आके अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद देखो बाहर के सरफेस के साथ अटैच होने के बाद देखो इस तरीके से ये सारे वाटर को एक्सपेल कर देता है। फ्यूजन एंड बर्स्टिंग ऑफ द वैक्यूल्स, इसके साथ फ्यूज़ कर देता है और बर्स्ट कर जाता है। तो इस तरह से अब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि अमीबा जो है वो अपने आप को बर्स्ट होने से बचाता है, यानी उसके लिए अधिक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ना हो तो अमीबा का बॉडी फट जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो आप कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर करके अब बॉडी से बाहर निकाल देता है। एंड लास्ट वन इज द आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम हेमोडायलिसिस भी बोलते हैं, है ना। हीमो माने ब्लड होता है, डायलिसिस ब्लड को डायलिसिस करना। वे ना पेशेंट का जब किडनी खराब हो जाता है और खुद का किडनी नहीं काम करता है ना, तो बॉडी के वेस्ट निकालने के लिए हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसे डायलिसिस मशीन भी बोलते हैं, या हेमोडायलिसिस प्रोसेस को बोलते हैं हम, ठीक है, या आर्टिफिशियल किडनी उस मशीन को बोल सकते हो, डायलाइज़र बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे बॉडी के यूरिया को तो निकालना है, क्रेटिनिन को निकालना है जो कि पॉइजनस है, और ये इस मशीन के थ्रू बिल्कुल वैसे ही वर्क होगा जैसे हमारा बॉडी में वर्क हो रहा था। क्या कैसे करते हैं, प्रोसेस इज रिक्वायर हाईली कंट्रोल्ड सीक्वेंस टू सेफ्टी रिमूव ब्लड, फिल्टर इट एंड रिटर्न टू द बॉडी। ब्लड को फिल्टर करेंगे फिर बॉडी में रिटर्न कर देंगे। कैसे करेंगे, नीडल इज इंसर्टेड इन द लार्ज ब्लड वेसल यूजुअली इन द आर्म। तो हमारा जो लार्ज ब्लड वेसल है ना, आर्म में एक नीडल को इंसर्ट करते हैं, एंड ब्लड इज विदड्रॉन फ्रॉम द बॉडी थ्रू
थ्रू स्टेराइल ट्यूबिंग, और उसके अंदर ट्यूब इंसर्ट कर देंगे और उसे सारा ब्लड को बाहर निकालेंगे। और ब्लड निकलने के बाद उसको पंप करेंगे कहाँ, डायलिसिस मशीन के अंदर। डायलिसिस मशीन के अंदर आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है, और वहाँ जाके वो सारा प्रोसेस होगा जो हमारे किडनी में हो रहा था। ड्रॉ द ब्लड एंड पुशेस इट थ्रू द सिस्टम एट द कंट्रोल्ड रेट, लेकिन ये सारा कंट्रोल रेट में करेंगे, है ना। बाहर बॉडी से ब्लड जब निकलेगा तो जमने का खतरा होता है, तो इसलिए हम एंटीकोएगुलेंट का यूज़ करते हैं। हेपरिन सॉल्यूशन इज एडेड टू द ब्लड टू प्रिवेंट क्लॉटिंग इन द ट्यूबिंग एंड डायलाइजर। यदि मशीन के अंदर जाए और ब्लड जम जाए तो आदमी मर जाएगा, इसलिए हम एंटीकोएगुलेंट डालते हैं। डायलाइजर क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी है। ब्लड इंटर द डायलाइजर विच कंटेन 1000 ऑफ फाइन हॉलो फाइबर, जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ब्लड फ्लो थ्रू दिस फाइबर से जाके ब्लड जाता है, तो डायलिसिस फ्लूइड होता है। फ्लो फ्रॉम द फाइबर इन द अपोजिट डायरेक्शन में डायलिसिस फ्लूइड को हम चढ़ाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, यूरिया, क्रेटिनिन, एक्सेस साल्ट, सब उसमें निकल जाता है, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंस जो है वो बॉडी में रह जाता है। फिल्टर ब्लड रिटर्न, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद बॉडी में फिर से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इसमें 2 से 4 घंटे का समय लगता है। एंड यूजुअली 2 to 3 टाइम अ वीक। कभी कभी जब ज़्यादा किडनी ख़राब हो तो हफ्ता में 2 बार भी ये डायलिसिस प्रोसेस चलता है, ठीक है। यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, एक्सेस साल्ट, ये सब बाहर निकालते हैं। एक्सेस वाटर, ये सब निकालते हैं, ओके। द ब्लड इज़ क्लीन, इससे क्या होगा, ब्लड क्लीन हो जाएगा और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। आर्टिफिशियल किडनी देखो कैसे काम करता है, ये देखो, ये देखो। एक्सट्रैक्शन एंड कूलिंग, पहले तो देखो आदमी इसके हाथ में लगा दिया और यहाँ से ब्लड निकाल रहा है ना। इसको निकालने के बाद क्या करेगा, एक्सट्रैक्शन एंड कूलिंग करेगा। ट्रोमाट्री यहाँ से ब्लड निकालता है। कूलिंग, इस ब्लड को फिर वो सारे मशीन के अंदर लगा रहता है, कूल करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आइस बात भी लगा रहता है उसके अंदर। हीपरिन डालता है, फिर एंटीकोएगुलेंट डालता है। देन जो दूसरा काम क्या करता है, पंपिंग इनटू द, ई डायलाइजर है देखो, किडनी की तरह। जिस तरह से किडनी में जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा था ना, किस में हो रहा था फिल्टर, नेफ्रॉन के अंदर वोमेंस कैप्सूल से, जैसे से बहुत सारा ग्लोमेरुल से पास होता था, तो वैसे ही ये सारा काम करेगा। ये डायलाइजर है, आर्टिफिशियल किडनी इसी को हम बोलते हैं बेसिकली, है ना। ऐसे मशीन देखने में बहुत बड़ा सा लगता है, लेकिन उसके अंदर जो यूनिट है जो काम करती है वो है। ब्लड इसमें पंप हुआ, उसके बाद देखो क्या होता है, डायलिसेट है ना। डायलिसेट जिसमें जाके डायलिसिस में जो हेल्प करता है, तो डायलिसेट यहाँ से अंदर जाएगा, है ना, डायलिसेट आउट। और यहाँ से डायलिसिस होने के बाद ये चीज़ें जो है, वेस्ट जो है बाहर निकलेंगी, ठीक है। वेस्ट जो है बाहर निकलेगी। एयर ट्रैप एंड डिटेक्टर सब यहाँ पे लगा होता है, कोई एयर ट्रैप ना हो, हाँ, ये सब के लिए। देखो कैसे काम करता है। जब डायलिसेट अंदर जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड अंदर जाएगा, तो जो नंबर पहले तो ये हुआ, पंपिंग हुआ, उसके बाद देखो क्या होता है इसके अंदर। ये फ्लूइड है ना, ये ब्लड है। ब्लड के अंदर वेस्ट ज़्यादा है, डिफ्यूज़न के द्वारा ये फ्लूइड में, पहले तो हमने साफ़ फ्लूइड भेजा था, और फिर यूरिया, क्रेटिनिन सब डिफ्यूज़ होकर के इसमें आ जाएगा, और वो एक जगह इकट्ठा होते रहता है। जो डायलिस आउट है उसके अंदर इकट्ठा होते रहता है, ठीक है। वार्मिंग एंड रिटर्न, और फिर क्या करेंगे, इसको ब्लड को बॉडी टेम्परेचर पे वार्म करते हैं, एंड देन बॉडी के अंदर उसको फिर से एंटी हिपरीन, है ना, बॉडी में से बाहर निकाले थे तो हिपरीन डाले थे, अब बॉडी में फिर डाल रहे तो एंटी हिपरीन डाल के फिर से हम डाल देंगे बॉडी के अंदर। तो ये सब था जो है हमारा आज का टॉपिक, और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है ना। मैंने थोड़ा शॉर्ट पढ़ाने की कोशिश की ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। ओके, थैंक यू।